हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 और उसके पहले जो भी क्वेश्चन आए हैं 2013 से लेकर 2019 तक, उनके पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे जो पॉलिटी सेक्शन के तहत पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 लाभ के पद के आधार पर कई पदों को अयोग्यता से छूट देता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, उपयुक्त अधिनियम में 5 बार संशोधन किया गया है। अभी तक इस अधिनियम में, जो ये अधिनियम आया था 1959 में, इसमें 5 बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, लाभ का पद शब्द भारत के संविधान में अच्छी तरह परिभाषित है। आपको ये बात विशेष ध्यान रखना है कि लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन से कितने कथन सही है? तो केवल 1 और 2 कथन सही है ना, फर्स्ट और सेकंड, है ना। कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट और सेकंड, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर है उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किसके प्रधानमंत्रित्व काल में पेश की गई थी? तो जो 9वीं अनुसूची की गई थी, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके तहत जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब इसमें जोड़ी गई थी। और जब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची संबंधित है, जो भूमि अधिग्रहण कानून है ना, उससे संबंधित है 9वीं अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 44वें संशोधन में प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे रखने वाला एक लेख पेश किया गया है। तो ये 44 में नहीं किया गया था, ये 42 में किया गया था। ठीक है, 44 में तो मतलब जो 42 में काफ़ी प्रावधान किए गए थे, उसको 44 में वापस वैसा का वैसा ही किया गया था। ठीक है, मतलब 44 एक वृहद संविधान संशोधन था, 42वां, है ना। इसमें काफ़ी परिवर्तन किए गए थे, इन परिवर्तनों को वापस पुनः स्थापित करने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, तो ये जो भारत के संविधान में जो प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे रखने वाला एक लेख, ये 42वें संविधान में प्रस्तुत किया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान में 99वां संविधान संशोधन जो हुआ था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए रद्द किया था। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जो 99वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित था? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, जो जजों की नियुक्ति से संबंधित था, उससे था। इसको न्यायपालिका ने रिपील कर दिया है। तो अभी कैसे होती है जजों की नियुक्ति? जजों की नियुक्ति अभी कोलेजियम के थ्रू होती है ना, कोलेजियम के थ्रू होती है ना। इसमें इसके द्वारा जजेस के नाम भेजे जाते हैं और उनकी नियुक्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता। जब मैंने आपको न्यायाधीशों पर ये महाभियोग चलाने के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें ये बताया था कि लोकसभा अध्यक्ष, जो सदन के अध्यक्ष होते हैं, या तो लोकसभा या राज्यसभा, जो भी जहाँ का भी मामला होगा, वो अध्यक्ष अगर पर्याप्त आधार नहीं होंगे तो इसको खारिज कर सकते हैं, है ना। जो प्रस्ताव पारित किया जाता है, मतलब जो 50 सदस्य और राज्यसभा में 100 सदस्य मिलकर अगर जाते हैं, अगर पर्याप्त आधार नहीं रहता है तो उसको खारिज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत कहलाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, भारत का संविधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध व्यवहार को परिभाषित करता है और इसका विवरण देता है। तो भारत का संविधान इस बारे में कोई बंद नहीं करता है, अक्षमता और सिद्ध व्यवहार क्या होगा इसके बारे में नहीं बताता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। थर्ड स्टेटमेंट जानते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया का विवरण न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिया गया है। बिल्कुल सही है ना, इस एक्ट में बताया गया है।
फोर्थ, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग प्रस्ताव को मतदान के लिए लाया जाता है तो कानून के अनुसार प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित होना चाहिए और उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित होना चाहिए उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों की संख्या से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मतलब इसमें इस तरह के प्रावधान होने चाहिए। तो देखो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा गलत है, तो वैसे ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, केवल 3 और 4 बचेगा, और तीसरा और चौथा दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इंग्लिश का भी इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, आप इंग्लिश में भी इनको पढ़ सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार देता है? शादी करने का अधिकार जो एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया जाता है। 21 अनुच्छेद क्या बोलता है? स्वतंत्रता से संबंधित अधिनियम, मतलब स्वतंत्रता से संबंधित जो भी अधिकार है, अधिकार 19 से लेकर 22 में वर्णित है, 18 में नहीं है, 19 से लेकर 22 में वर्णित है। और अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है, इसी के अंतर्गत शादी करने का अधिकार आता है। हाल ही में एक केस हुआ था, ठीक है, उसमें ट्रांसजेंडरों को कोर्ट ने जीवन, मतलब शादी करने के अधिकार का मतलब बोला है कि आप शादी नहीं कर सकते, है ना। ट्रांसजेंडरों के बारे में केस हुआ था, तो अभी एक रीसेंट वर्डिक्ट आया है, 2023 की बात है, उसमें बोला है ट्रांसजेंडर व्यक्ति को शादी करने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। वो संघ बना सकते हैं, आर्टिकल 19(1)(c) के तहत संघ बना सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो आईपीसी की धारा 377 है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, अब तो इसको रिपील कर दिया गया है, 377 को भी रिपील कर दिया गया था। रिपील कर दिया गया था मतलब इसमें यह कहा गया था कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति संबंध बना सकते हैं, है ना, संबंध बना सकते, उसको कोई अप्राकृतिक कृत्य नहीं माना जाएगा, तो इसमें इनको सजा नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये संबंध तो बना सकते, कौन? ट्रांसजेंडर व्यक्ति संबंध बना सकते, लेकिन शादी नहीं कर सकते। तो एक तरीके से डायलेमा बना हुआ है, आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य कानूनों में निहित निषेध या सीमाओं का प्रावधान अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों पर निषेध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं करते। इसका मतलब निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? देखो आर्टिकल 142 किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय। जहाँ भी आपको आर्टिकल 140 दिखेगा, उच्चतम न्यायालय जो भी इसमें होगा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है? भारत के चुनाव आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए निर्णयों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये नहीं होगा। सेकेंड, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग में बाध्य नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही कहलाएगा, ये जो विकल्प है सही होगा, क्योंकि 142 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है और ये उसके बारे में सही वर्णन करता है, ठीक है। थर्ड, इसमें आपातकाल से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। और फोर्थ, राज्य विधानमंडल द्वारा से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर बी कहलाएगा, ठीक है। अब आता है हम 7 नंबर पे। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में सदन के सदस्यों को एक पारंपरिक संबोधन देता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति करता है ऐसे ही राज्यपाल करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब किसी राज्य विधानमंडल के पास किसी विशेष मामले पर कोई नियम नहीं होता है तो उस मामले में लोकसभा के नियम का पालन होता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है पीवीटीजी 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्थिर या घटती जनसंख्या पीवीटीजी स्थिति निर्धारित करने का एक प्रमुख मापदंड है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देश में अब तक 95 पीवीटीजी आधिकारिक तौर पर अधिसूचित है, तो 95 नहीं है, ये 75 अभी पीवीटीजी भारत में उपस्थित है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और इरुवर और कोंडा रेड्डी जनजातियां पीवीटीजी में शामिल है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें आप तीसरा एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी उच्च न्यायालय को किसी केंद्रीय कानून की संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों कानून की जो मतलब संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जांच कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। सेकंड स्टेटमेंट, भारत के संविधान में संशोधन पर
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। ये उठाया जा सकता है, ये तो आधारभूत ढांचे के, अगर कोई भी कानून आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के खिलाफ होगा तो उस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है, उसे नल एंड वॉइड भी घोषित किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना 2। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं अब हम। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में आप निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा के रूप में स्वीकार करेंगे? तो अब एक एक विकल्प इसमें देख लेते हैं। राजनीतिक शासकों के अत्याचार के खिलाफ सुरक्षा, सेकेंड है संयम का अभाव, तीसरा है जो पसंद हो उसे करने का अवसर, और चौथा है स्वयं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर। तो इसका आंसर होगा स्वयं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर। तो मैं इसका बताता हूँ। देखो, अगर मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब संविधान के या शासन या कानून के अधिकार क्षेत्र में मैं अपना पूरा विकास करूँ, तो ये स्वतंत्रता का बहुत अच्छा उदाहरण कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी कहलाएगा। अब सी पे देखते हैं, जो पसंद हो उसे करने का अवसर। तो आपको पसंद तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है, मान लो आप बम फोड़ना चाहते हैं पब्लिक प्लेस पे, तो ये कैसे हो सकता है? जो पसंद हो उस करने का अवसर थोड़ी दिया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। संयम का अभाव नहीं खिलाएगा, सब संयम का अभाव भी नहीं खिलाएगा। ठीक है, राजनीतिक शासकों के अत्याचार के खिलाफ सुरक्षा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर परफेक्ट कहलाएगा डी, स्वयं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर। इसका तात्पर्य ये है कि मैं जो नियम कानूनों के तहत अपने आप का पूर्ण विकास करूँ, मतलब मेरे को ये करना है, अगर कोई भी कानून मेरी आचरण नहीं आ रहा है तो मैं अपने आप को पूर्ण विकास करूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं हम 11 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि राज्यपाल को राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और गहन राजनीतिक संबंध के बिना एक व्यक्ति होना चाहिए और हाल के दिनों में राजनीति में भाग लेना नहीं चाहिए? तो जब मैंने आपको इस किताब के तहत ये मैं बताता हूँ, ये इंडियन पॉलिटी की पूरे नोट्स है मेरे, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसमें आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। सरकारी आयोग ने जो जो रिकमेंडेशन दी थी उसके बारे में बताया गया है। तो ये आंसर क्या कहलाएगा? सरकारी आयोग के संबंध में इसमें कहा था, तो इसका आंसर कहलाएगा सरकारी आयोग 1983 में आया था, है ना। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, 2019 में जो पॉलिटी सेक्शन के थे वो पूरे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए। अब आते हैं 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स में जो पॉलिटी सेक्शन के जो प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। देखो, आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती, ना तो राज्यपाल के खिलाफ की जा सकती, ना ही राष्ट्रपति के खिलाफ की जा सकती। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं की जा सकती पूछा है ना, इसलिए सही कहलाएगा, है ना। सेकेंड है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धि और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें पूछा है सही कौन से है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे कानून के शासन की मुख्य विशेषता माना जाता है? कानून के शासन मतलब रूल ऑफ लॉ किसने दिया था? मैंने आर्टिकल 14 के तहत आपको पढ़ाया था, अगर आपने मेरा अच्छे से वीडियो सुना हो। प्रोफेसर डाइसी ने दिया था रूल ऑफ लॉ। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, शक्तियों की सीमा, ये बिल्कुल सही कहलाएगा। कानून के समक्ष समानता, ये भी सही कहलाएगा। सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये सही नहीं कहलाएगा। और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार जो भी रहते हैं अधिकार, वो कहलाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं हम। क्वेश्चन थर्ड में दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यदि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो उसे अपने पद खाली कर देना चाहिए। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर वो अध्यक्ष अगर सदस्य नहीं रहा वहाँ का, मतलब मान लो कि ओम बिरला जी है ना, यह विधानसभा अध्यक्ष लिखा है, लेकिन अगर मैं संसद की बताता हूँ, अगर ओम बिरला जी अगर वो विधायक नहीं रहे, सांसद नहीं रहे, तो उन्हें लोकसभा के अध्यक्ष से इस्तीफा देना होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। सेकेंड के, जब भी विधानसभा भंग हो तो अध्यक्ष को तत्काल पद छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है, अध्यक्ष तब तक बना रहता है जबकि नई विधानसभा नहीं बन जाती है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत कहलाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ए आंसर होगा इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कानून स्वतंत्रता के बीच सबसे अच्छे और उचित संबंध को बताता है? तो क्या बताता है? स्वतंत्रता और कानून। यदि कोई कानून नहीं है तो कोई स्वतंत्रता भी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। मान लीजिए, देखो, आप किसी एक पर्सनल देख लीजिए, आप घर में रहते हैं, अगर घर में आपके जैसे रात को कितनी बजे आना है, कितनी बजे नहीं जाना है, अगर ये ऐसे नियम कानून नहीं है तो आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं, क्योंकि आपको कभी भी रोक लिया जाएगा, कुछ भी बता दिया जाएगा, है ना। एक
मान्य नियमों का सेट रहेगा कि इस समय ये कार्य करना है, इस समय ये कार्य करना है, तो आपकी स्वतंत्रता बनी रहेगी। अगर ऐसे कोई भी कानून नहीं है तो आपके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। कोई रात को 4 बजे नहा रहा है, कोई 3 बजे खाना खा रहा है, कोई 2 बजे पढ़ रहा है, कोई रात को 1 बजे गाने सुन रहा है। इस तरह से मतलब अगर कोई नियम कानून नहीं है कहीं पे तो आपकी बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा। ठीक है, आंसर इसका बी कहलाएगा, है ना। यदि कोई कानून नहीं है तो स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगर थोड़ा बहुत मतलब कानून होना चाहिए स्वतंत्रता के लिए। अब आता है क्वेश्चन 5। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा पारित संघ की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें थी? तो संघ की अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल में निहित थी। और अब किसमें संघ की अवशिष्ट मतलब जो अवशिष्ट शक्ति है वो किसमें? संघ के पास है। ठीक है, भारत जबकि एक है ना फेडरल कंट्री है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि अगर अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? राज्यों के पास होती है। लेकिन भारत पूर्ण रूप से संघ नहीं है, भारत एक अर्ध संघ है। अर्ध संघ किसने बोला था? केसी विलियर साहब ने बोला था, क्योंकि इसमें विशेष परिस्थितियों के तहत भारत के संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ भारत में संघ के पास है और 1935 में किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ राज्य की जनसंख्या और विधायकों के मूल्य के अनुसार से डिसाइड होता है मूल्य, मतलब विधायक का वोट। सेकंड क्या है? लोकसभा के सांसदों का वोट मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट मूल्य से अधिक होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि वो सांसद का वोट मूल्य निकाला जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन ए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। निष्ठा का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन को सही और उचित रूप से दर्शाता है? देखो, निष्ठा का अधिकार जो राइट टू प्राइवेसी में पहले भी बता चुका, आर्टिकल 21 के तहत संरक्षित है ना। और ये कौन से भाग में आते हैं? पहले भाग में तो संघ राज्य क्षेत्र आते हैं, दूसरे में नागरिकता आती है, तीसरे में मौलिक अधिकार आते हैं। तो ये तीसरा भाग कहलाएगा। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटीकृत स्वतंत्रता। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति जांच करती है और सदन की रिपोर्ट करती है कि क्या विनियम, नियम, उपनियम, उप कानून आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त है या संसद द्वारा प्रत्यायोजित है? क्या ऐसे प्रतिनिधिमंडल के दायरे में कार्यपालिका द्वारा उचित रूप से प्रयोग किया जा सकता है, किया जा रहा है? तो ये सब नियम, उपनियम, उप कानून, इनके बारे में जो भी समिति देखती है इन कार्यों को, वो देखती है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। ठीक है, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, कैबिनेट कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसके कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई? देखो, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत में बहुत सारे फैक्टर थे, जिसमें 1813 का चार्टर एक्ट था, जिसमें एक मतलब कुछ राशि दी गई थी शिक्षा के निवेश करने के लिए। ठीक है, सार्वजनिक निवेश की सामान्य समिति जो 1823 में आई थी। प्राच्यवादी और आंग्लवादी विवाद, ये भी प्रमुख थे। तो तीन इसके स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। प्राच्यवादी और आंग्लवादी विवाद आपको अच्छे से पता होगा, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। प्राच्यवादी चाहते थे कि अपनी भारतीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए, और आंग्लवादी चाहते थे कि जो भाषा का माध्यम रहे वो अंग्रेजी रहे। ठीक है, दोनों के अपने अपने तर्क थे। मैं अभी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा कुछ दिनों बाद, तो उसमें आपको अच्छे से डिटेल करके समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ऊपर वाले का डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी विशेष कानून को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। बिल्कुल सही है। जो 9वीं अनुसूची किससे 9वीं अनुसूची है भूमि अधिग्रहण संबंधी कानूनों से है, तो इसमें डाल सकती है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में रखे गए किसी कानून की वैधता की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती, न ही उस पर कोई निर्णय दिया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें दिया जा सकता है। कौन सा केस हुआ था मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपने अच्छे से देखा हो मेरा वीडियो, IR कोहिल्लू केस में ये बताया था कि संविधान के किसी भी प्रावधान में न्यायालय संवैधानिकता की जांच कर सकता है, इवन 9th शेड्यूल में भी कर सकता है। IR कोहिल्लू जो केस हुआ था उसमें ये बताया था। तो इसका स्टेटमेंट ये दूसरा गलत हो जाएगा और पहला सही है। तो इसमें स्टेटमेंट केवल एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी स्वतंत्र पार्टी थी। गलत, स्वतंत्र पार्टी नहीं थी। ठीक है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को पहली बार 1969 में मान्यता दी गई। बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? लोकसभा में यदि किसी पार्टी के पास न्यूनतम 75 सदस्य नहीं है तो उसके नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी जाती। 75 सदस्य के बारे में नहीं बताया, कुल सदस्य संख्या के 10% से अगर ज़्यादा है तो विपक्ष के नेता को रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। ये मुद्दा अक्सर बना रहता है जब अभी भाजपा की सरकार पूरी सीटें लगभग बहुत सारी सीटें जीत जाती है और कोई भी विपक्षी दल 10% से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाता है तो विपक्ष के दल को बनाना, विपक्ष के नेता कौन हो इसको डिसाइड करना काफ़ी कठिन हो जाता है, कौन सी पार्टी का नेता हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 इसका सही, केवल 2 स्टेटमेंट इसका सही है। सेकंड क्या है? मैंने अभी आपको बताया था कि जो पहली बार 1969 में लाए थे विपक्ष के नेता को लोकसभा में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी केवल सही होगा। आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यदि भारत का राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के संबंध में अनुच्छेद 356 के तहत संविधान में दी गई शक्तियों का प्रयोग करता है तो क्या होगा? ठीक है, 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है ना। राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी। राज्य की विधानसभा स्वतः भंग नहीं होती। ठीक है, उस राज्य की विधानसभा की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के तहत प्रयोग में की जाएगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। और ये अनुच्छेद 19 के तहत अनुच्छेद 19 निलंबित होगा, ये नहीं होता है, ये तो राष्ट्रीय आपातकाल में होता है और राष्ट्रपति को संबंधित कानून बना सकता है। संबंधित कानून ये पूरी तरह सही नहीं है। राष्ट्रपति जब लगा सकता है, मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह सही नहीं कहलाएगा। इसका सटीक आंसर केवल बी कहलाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। अब 2018 के पूरे पॉलिटी के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आते हैं हम पॉलिटी के क्वेश्चन जो 2017 में पूछे गए थे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या, पहला क्वेश्चन क्या है? समाज में समानता का एक निहितार्थ इसका अभाव है। किसका अभाव है? विशेषाधिकार। समानता है मतलब आप किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दे रहे, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दे रहे। ठीक है, कुछ युक्ति तो अपवाद हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति है ना, कुछ विशेष अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सभी को समान अधिकार दिया है। ये मतलब ये कहलाएगा समानता का अधिकार। तो ए इसका हो जाएगा, विशेषाधिकार नहीं है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों पर सीमाएं लगाता है। कौन लगाता है? विधायी कार्य, कार्यपालिका, जो कार्यकारी कार्य। तो एक्चुअली देखिए, ये बताइए, ये जो विधायी कार्य और कार्यकारी कार्य जो किस पे सीमा लगाते हैं? ये लगाते हैं जो मौलिक अधिकार होते हैं भारतीय संविधान के जो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, इन पर क्या लगाते हैं? सीमाएं लगाते, ना कि राज्य की नीति नहीं सकते। तो दोनों ही गलत कहलाएंगे। तो ना तो 1 ना 2, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक निजी सदस्य का विधेयक एक संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक है जो निर्वाचित नहीं होता है बल्कि केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो निजी सदस्य विधेयक होता है वो सरकार के अलावा कोई भी सांसद पेश कर सकता है। सरकार मतलब केंद्रीय मंत्री परिषद, है ना। चाहे वो केंद्रीय मंत्री परिषद के अलावा जो भी व्यक्ति अगर पेश करेगा वो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाएगा। ठीक है, मान लो क्या वो भले भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी दल का हो, या निर्दलीय हो, या नामांकित हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड, हाल ही में भारत के संसद के इतिहास में पहली बार निजी विधेयक पारित किया गया, ऐसा नहीं है, पहले भी पारित हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। किस तरह रखती है? स्थगन प्रस्ताव के द्वारा रखती है, प्रश्नकाल, प्रश्न पूछ के रखती है, पूरक प्रश्न पूछ के रखती है ना। नियंत्रण इन तीनों तरीके से रखा जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर कहलाएगा, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं के दिमाग निम्नलिखित में किस में परिलक्षित होता है? द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रिफ्लेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना में देखो, आप पढ़ेंगे हम भारत के लोग, भारत को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, पूरी तरह से आप पढ़ेंगे तो पूरे जो भारतीय संविधान की जो माइंड है वो क्या संविधान में लिखना चाहते हैं वो प्रस्तावना में निहित हो जाएगा। इवन डॉक्टर हिदायतुल्ला एक जो न्यायाधीश थे, इन्होंने भारत के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है, ये बताइए। संसदीय शासन का प्रमुख लाभ ये है
कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अन्य ऑप्शंस नहीं होंगे। कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती नहीं होता है, ये किस में करती है, अध्यक्ष की शासन व्यवस्था में। ये नीति की निरंतरता प्रदान करती है, नैतिक कुशल होती है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। बिना चुनाव कराए सरकार का मुखिया नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, बदला जा सकता है, आपने देखे होगा कई बार संसद के प्रधानमंत्री बदल जाते हैं इंडिया में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत के संदर्भ में अधिकारी और कर्तव्य के बीच निम्नलिखित, अधिकारों और कर्तव्य के बीच निम्नलिखित कौन सा कथन संबंध है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, आप घर पे भी देखिए, जब आप मान ली घर पे भी देखिए, आप उदाहरण, आपका अधिकार क्या है, आप घर पे मम्मी से रोटी मांगते हैं तो रोटी मांगना आपका अधिकार है, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है, कर्तव्य एक आप सब्जी लाकर भी दे, है ना, फल फ्रूट्स वगैरह जो भी बनता है वो लाकर भी दे, तो ये आपका कर्तव्य हो गया। तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण इस तथ्य में निहित है कि गतिविधियों को बुलावा देते हैं। कौन सी, सामान्य पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लोकतंत्र का विशेषता ये होती है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है, तो सामान्य जो लोग होते हैं ये उनके पुरुष और महिलाओं के बुद्धि और चरित्र का वर्णन करता है। तो इसका डेमोक्रेसी सुपीरियर विर्च्यू फाइल इफेक्ट दैट कॉल इनटू एक्टिविटी द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है। तो सन्निहित नहीं, कौन सा नहीं, देखो कौन कौन सी स्वतंत्रता निहित है, विचार किए, अभिव्यक्ति किए, विश्वास, धर्म, उपासना, इनकी स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है, ना कि स्वतंत्रता के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है, मैंने आपको जब संघ पढ़ाया था उसमें यह बताया था कि जो भारत के संघ का निर्माण हुआ है राज्यों के समझौते से नहीं हुआ है ना। जबकि संघ में क्या होता है, विभिन्न इकाइयाँ मिलके एक राज्य का निर्माण करती, जैसे अमेरिका में हुआ है ना, 50 राज्यों ने मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किया है। जबकि भारत में ऐसा नहीं हुआ है, भारत संघीय इकाइयों के बीच एक समझौते का परिणाम है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, ये वाली, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और ये तीनों इसकी विशेषताएं आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से उस कथन को जो है सरकार के कैबिनेट स्वरूप के अंतर्निहित सिद्धांत को सामने लाता है। ठीक है, तो कैबिनेट स्वरूप के अंतर्निहित सिद्धांत को कौन लाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, लोगों के प्रति सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र का एक तंत्र, है ना। सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र का एक तंत्र, है ना। ये आप इनको पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इलिमिनेट होते हुए आपको दिखाई देंगे। आपको अगर मेरे नोट्स आपने थोड़े बहुत भी देखे हुए ये वाले नोट्स, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने पूरा बताया हुआ है ना, इसकी मैंने PDF अपलोड करी हुई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पढ़ सकते हैं ना पूरा, इसमें आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में आपको विकल्प समझा के नहीं बता रहा हूँ। इसमें एक एक चीज़ मिली है, डायरेक्टली भी लिखी है, इनडायरेक्टली तो आपको पूरा पॉलिटी याद हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली भी पूरा आर्टिकल वाइज और राज्यसभा की प्रासंगिकता, ये सब कुछ मैंने इसमें बताया हुआ है ना। इस जो ये मेरी पूरी किताब है 350 पेज की, मतलब नोट्स है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन एक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य के बारे में सही है। मौलिक कर्तव्य के बारे में, इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में कोई विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है। ये कानूनी कर्तव्यों से संबंधित, तो कानूनी कर्तव्यों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, भारतीय जो मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अभी कुल आर्टिकल 51A में जोड़े गए थे और कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। पहले 10 थी, वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है, तो 11 कर्तव्य भी इसमें ऐड हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम, 12 या 13 देखते हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में किसकी परिकल्पना की गई। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें बताया जाएगा, आर्टिकल 23 और 24 में वर्णित है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो मानव तस्करी और बालाश्रम पर रोक, ये बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस में है, आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है, समानता के अधिकार जो 14 से 18 में वर्णित है उसके बारे में उसमें, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, मतलब ये स्टेटमेंट गलत होगा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार पर रोक, ये सही होगा। तो केवल 1 और 4 सही हो जाएगा, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम आवश्यक रूप से निम्नलिखित में से कौन से नहीं है, कौन से नहीं होंगे राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राज्य विधानसभा का विघटन, तो राज्य विधानसभा का विघटन नहीं होता, ऐसा कोई बंद नहीं है। मैंने आप नोट्स में पूरी तरह से ये बताया, ठीक है, मेरे को याद है अभी भी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर तो ये हो जाएगा, राज्य की मंत्रिपरिषद को हटाया जाता है। राज्य की मंत्रिपरिषद हट जाती है, राष्ट्रपति शासन लगते ही हट जाती है ना, और जो संसद के प्राधिकार के अंतर्गत आ जाती है। स्थानीय निकायों का विघटन, तो ऐसा भी कोई बंद नहीं है। पंचायत कहाँ होती है, राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, ये 15 देखेंगे अब। भारत में वोट देने निर्वाचित होने का अधिकार है। देखो, वोट देने का अधिकार तो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन निर्वाचित होने का जो अधिकार है वो मेरे को स्पष्ट रूप से नहीं पता है कि कहाँ है, लेकिन यूपीएससी ने इन दोनों, इसका आंसर संवैधानिक अधिकार माना है, तो इसका आंसर हम सी मानेंगे। यूपीएससी ने सी दिया है। वोट देने का अधिकार तो संविधान में लिखा है, लेकिन निर्वाचित होने का अधिकार ऐसे कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिया है, तो इसका आंसर यूपीएससी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, ठीक है। भारत में न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य क्या है? न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य देखो ये होता है जब न्यायपालिका कानून और कार्यकारी आदेशों की जो संवैधानिकता है ना, उन पर निर्णय दे कि ये संविधान के मानकों के अनुरूप है या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कानून और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने की न्यायपालिका की शक्ति। इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। न्यायिक समीक्षा यही होती है कि जो मतलब सरकार द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाती है, अगर वो आधारभूत ढांचे के खिलाफ तो नहीं है, अगर होगी तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। ये न्यायिक समीक्षा कहलाती है ना। इसका ऑप्शन जो है ना डी, जो ऑप्शन इसमें इंग्लिश में बता देता हूँ मैं, इसका डी भी इसके परिप्रेक्ष्य में काफ़ी करीब है, लेकिन इसका आंसर ए ही होगा, ठीक है। अपने फैसलों पे भी अगर वो विचार करती है तो वो भी जो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका ऑप्शन ए ज़्यादा सही है, तो इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय, गलत, 5 सदस्यीय नहीं 3 सदस्यीय। केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव उपचुनाव दोनों के संचालन के चुनाव कार्यक्रम तय करता है, बिल्कुल गलत है। चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन केवल 3 डी आंसर करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में विजयी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित होने के लिए कम से कम 50% वोट प्राप्त करने होंगे। 50% से कोई संबंध नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम प्रयोग करते हैं, पहला खंबा छूने वाले। मतलब मान लो कि 4 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, और 100 वोट है ना, 100 वोट, किसी को मान लो कि 22 मिले, किसी को 18 मिले, किसी को 10 मिले, है ना, और किसी को 4 मिले, है ना, किसी को 4 मिले, एक सेकेंड, किसी को 4 मिले, तो ये 22 वाला जीत जाएगा, है ना। और लोगों ने वोट नहीं किया, 22 लोग ने जिसको वोट किया वो जीत जाएगा। तो ये सिद्धांत है लोकसभा के भारत में, है ना। तो मतलब इस तरह का प्रक्रिया है, तो 50% की कोई अनिवार्यता नहीं है। ये उसमें होती है एकल संक्रमणी मत पद्धति, है ना, जो हस्तांतरणीय मत पद्धति राष्ट्रपति वाले चुनाव में होती है, तो स्टेटमेंट गलत होगा। सेकंड क्या, भारत के संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष पद का बहुमत दल को और उपाध्यक्ष को विपक्ष का मिलता है, ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ना, किसी से भी कोई भी बन जाता है ना, जो जिसे चुनते हैं मतलब वो बन जाता है, ऐसा प्रावधान नहीं है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी गलत हो जाएगा, इसका डी आंसर होगा, ना तो 1 ना 2। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है ना। अगर लोकसभा के चुनाव में कोई लड़ना चाहता है तो कौन कर सकता है? भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। अमेरिका से आके कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, भारत में रह रहा हो, ऐसा नहीं। उस निर्वाचन क्षेत्र के निवासी जहाँ से चुनाव लड़ा जाना है, ऐसा नहीं है। लोकसभा वाले व्यक्ति कोई भी कहीं से, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ते हैं, लेकिन वाराणसी के वो रहने वाले नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड क्या, भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम है देश के किसी भी क्षेत्र में, तो वो लोकसभा के चुनाव के लिए आवेदन कर सकता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ये चौथा भी नहीं होगा। अब हम देखें 2016 के पॉलिटी के क्वेश्चंस। फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए निर्धारित आयु 25 वर्ष है, गलत, 25 वर्ष नहीं 21 वर्ष है, ये स्टेटमेंट गलत है। समय से पहले विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए जारी रहती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बचे हुए समय के लिए रहती है। मान लो 2 साल बाद विघटित हुई तो अगली जो पंचायत रहेगी वो 3 साल के लिए रहेगी, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? लोकसभा में लंबित एक विधेयक अपने 17वें पर समाप्त हो जाता है ना? लोकसभा में लंबित एक विधेयक अपने 17वें पर समाप्त हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, 17वें पे नहीं होता है, ठीक है? जब वो विघटित होता है तो होता है, 17वें से इसका कोई मतलब नहीं है। सेकेंड, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अगर लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, सॉरी एक सेकेंड, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा, ये स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि लोकसभा में वो पहुंचा ही नहीं, राज्यसभा में ही चल रहा है, लेकिन लोकसभा अगर भंग हो गई तो ऐसा वो विघटन नहीं होगा, क्योंकि वो राज्यसभा के अंदर ही है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, केवल 2। पहला स्टेटमेंट गलत है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत की संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी आइटम पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है यदि उस आशय का प्रस्ताव कैसे हो, राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले की 2/3 अगर बहुमत से पारित कर देती है, तो जो राष्ट्र हित में मैंने इसका एक आर्टिकल भी बताया, अभी शायद मुझे कंफर्म नहीं आ रहा है, शायद 249 है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, एक आर्टिकल भी इससे संबंधित है ना। अगर अपने विशेष बहुमत से पारित कर दी तो राज्यसभा अगर करती है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है? संघ को प्राप्त हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल दीवानी मामलों पर सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों में नहीं, ऐसा नहीं है। जो अधिनियम में है वो दोनों में कर सकता है, आपराधिक और दीवानी दोनों मामलों में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड, अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में अनुमति देता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन बी केवल 2 सही कहलाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल नहीं करता है, मुख्यमंत्री करता है मुख्य सचिव की नियुक्ति, है ना, मुख्यमंत्री, ठीक है। सेकंड क्या है? किसी राज्य में मुख्य सचिव का एक निश्चित कार्यकाल होता है, मुख्य सचिव का भी ऐसा कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है ना, उन्हें जब जब चाहे उनका ट्रांसफर या उन्हें हटा दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर। अब 2015 के हम देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के जो पॉलिटी सेक्शन से आए थे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, क्योंकि ये पहले भी बता चुका हूँ मैं अभी डिस्कशन में, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिद्धांत देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते, बिल्कुल सही है। भीमराव अम्बेडकर जी ने इसके बारे में विशेष रूप से लोकसभा मतलब अपनी जो संविधान सभा थी उसमें वर्णन किया था। इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे, ठीक है, ये प्रवर्तनीय नहीं होते, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होते, ठीक है ना, वाद योग्य नहीं होते। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है आप बता पाएंगे? 36, ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श नीति, कल्याणकारी राज्य मतलब वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं होती है ना, बिल्कुल सही है। राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये भी सही है। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती है, ये चर्चा कर सकती है, ठीक है, चर्चा कर सकती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, अंडरलाइन कर लेना है, इसका आंसर बी कहलाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना है? किसे सुनिश्चित करना है? लोगों विकास में लोगों की भागीदारी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही। राजनीतिक जवाबदारी, इसका ऐसा कोई लेना देना नहीं है राजनीतिक जवाबदारी से। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया गया है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और इसका प्रमुख उद्देश्य है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। वित्तीय संसाधन जुटाना, इसका भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है, तो इसका केवल 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक सेकंड, जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो उसे पारित करना होता है ना। संयुक्त बैठक में अगर कोई बैठक हुई है संयुक्त, तो उसमें कैसे पारित होता है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से उसको पास करना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित करना होता है। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं।
भारत की संप्रभुत एकता अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए एक प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में, है ना। भारत की संविधान की आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें ये पूरा वर्णन किया हुआ है। भारत के संविधान, है ना, भारत के संविधान की नहीं, ये इसमें जो आंसर है इसका मैं आंसर चेंज कर दूंगा, ठीक है। इसका एक बार मैं देख के बताऊंगा, ये शायद मौलिक कर्तव्य इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का मौलिक कर्तव्य मैं आपको जो आंसर की अपलोड करूंगा इसके पोर्टल पे, मतलब इसी जो मेरे चैनल पे, इसको मैं चेंज कर दूंगा जो भी इसे लगेगा मुझे। मेरे हिसाब से मौलिक कर्तव्य आंसर होना चाहिए इसका, मैंने प्रीएम्बल लगाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। हम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं थे। कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं, राष्ट्रपति में नहीं थे, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रधानमंत्री सिविल सर्व बोर्ड का अध्यक्ष होता है, गलत, प्रधानमंत्री नहीं होता है ना। सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य विधानसभा के आधे से भी बड़ी हो सकती है। ऐसा नहीं, आधे से बड़ी नहीं, 1/3 हो सकती है ना, विधान परिषद ज़्यादा से ज़्यादा। किसी राज्य का राज्यपाल उस विशेष राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित करता नहीं करता है, अध्यक्ष को उन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची प्रावधान के उद्देश्य किस उद्देश्य से किए गए? 5वीं और 6वीं अनुसूची क्यों लाए गए हैं, है ना। आपको मैंने बताया था 5वीं और 6वीं अनुसूची जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत के संविधान का कौन संरक्षक कहलाता है? कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी। केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। राजस्व विभाग संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट की तैयारी के लिए जिम्मेदार है, गलत, राजस्व विभाग नहीं होता है, आर्थिक मामलों का मंत्रालय होता है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड, भारत की संसद की अनुमति के बिना भारत की संचित निधि से कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। सेकंड, सार्वजनिक खातों में जो सार्वजनिक खातों से किए गए सभी संवितरण के लिए भारत की संसद से प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है, जो सार्वजनिक खातों से हम बिना संसद के भी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर केवल 2 करेक्ट होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 2014 के पॉलिटी के क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक संवैधानिक सरकार वो है जो राज्य प्राधिकरण के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती, गलत है ना। राज्य प्राधिकरण के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध नहीं लगाती, इसका उल्टा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य के प्राधिकार पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती। तो इसका सेकंड वाला स्टेटमेंट सही कहलाएगा, है ना, ठीक है। अधिकार क्या होता है? अधिकार राज्य के खिलाफ दावे है, ठीक है, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन और उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा, बिल्कुल सही है। भारत सरकार की सभी कार्यवाही प्रधानमंत्री के नाम से की जाएगी, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, तो इसका ऑप्शन ए सही कहलाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस में? आर्टिकल 51 में है, ये आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई है? विवेकाधीन, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, ये विवेकाधीन शक्ति कहलाती है। मंत्री की नियुक्ति में कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है, जो मुख्यमंत्री बोलता है उनको नियुक्त करना पड़ता है, ये गलत हो जाएगा। थर्ड, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ रखना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। आर्टिकल 200 के तहत, है ना, मान लो न्यायपालिका से संबंधित कोई विधेयक है ना, या भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई से, तो उसे राष्ट्रपति को भेजना पड़ता है, तो ये विवेकाधिकार शक्ति है उसकी, तो केवल इसका तीसरा सही हो जाएगा। राज्य सरकार के कार्य संचालन हेतु नियम बनाना कोई विवेकाधिकार शक्ति नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो केवल एक अंति इसमें करेक्ट आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, क्या है 5 में? निम्नलिखित में से कौन से कैबिनेट सचिवालय के कार्य, कौन कौन से कैबिनेट बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करना, बिल्कुल सही। कैबिनेट समितियों को सचिवीय सहायता प्रदान करना, बिल्कुल सही। मंत्रालय को वित्तीय आवंटन, वित्तीय संसाधनों का, ये गलत है, वित्तीय संसाधनों का आवंटन कैबिनेट सचिवालय नहीं करता है, ठीक है। तो ये 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय करता है वो, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में योजना से संबंधित है? तो योजना से संबंधित कौन कौन से योजना से संबंधित है? एक सेकेंड, योजना से संबंधित है एक तो संसद है और राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, दोनों है। ठीक है, ये पुराना प्रश्न है, अभी योजना आयोग वगैरह समाप्त हो चुका है, उसकी जगह नीति आयोग आ गया, इसलिए इस प्रश्न की प्रासंगिकता काफ़ी कम है। ठीक है, इसका आंसर फिर भी मैं बता देता हूँ, 2 और 5 सॉरी 2 और 5 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? सबसे बड़ी समिति कौन सी कहलाती है? कमिटी ऑन एस्टिमेट्स। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें एक अनुमान समिति है ना, इसमें 30 सदस्य होते हैं, और इसे प्राक्कलन समिति भी बोलते हैं, है ना, प्राक्कलन समिति। इसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है, बिल्कुल सही है, अविश्वास प्रस्ताव का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, लोकसभा में ही लाया जाता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब 9 देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून प्रावधान है? दल बदल को इसमें 10वीं अनुसूची है ना, 10वीं अनुसूची है ना, दल बदल दादा से आप याद रखते हैं 10वीं अनुसूची। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें नहीं थे? संसद में नहीं थे। ठीक है, और अगर यहीं पे अगर उच्चतम न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीशों की संख्या कम ज़्यादा करना है तो किस में नहीं थे? वो केंद्र सरकार में नहीं थे। ठीक है, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम ज़्यादा करना है तो वो संसद में नहीं थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने की शक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है। तो कौन से आती है? मैंने जब सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता पढ़ाई थी तो उसमें मूल अधिकारिता पढ़ाई थी, तो मूल अधिकारिता के तहत ये आते हैं, केंद्र राज्यों के विवाद वगैरह इसमें आते हैं मूल अधिकारिता में, है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2013 के जो पॉलिटी में प्रीलिम्स में पूछे गए थे। पहला क्या? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका उद्देश्य समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को मुक्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। ये पूरे देश में कानूनी कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को दिशा निर्देश जारी करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में संविधान सभा के सदस्य प्रांतों से थे, प्रांतों से कैसे हुए थे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे ये लोग, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब एक एक्ट आया था, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का प्राधिकारी कौन होगा? ये जो एक्ट आया था 2006 में, इसमें ग्राम सभा को काफ़ी शक्तियाँ मिली थी। आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो इसका आंसर ग्राम सभा कहलाएगा। आर्थिक न्याय भारतीय संविधान में कहाँ उद्देश्य है? तो एक तो प्रस्तावना में आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय, और अब आर्टिकल अगर 38 को सही से पढ़ेंगे तो उसमें भी आर्थिक न्याय के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी इसका कहलाएगा। आर्टिकल 38 या 39 जिसमें भी आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में विधेयक पेश करके किया जा सकता है? ऐसा नहीं है, आप राज्यसभा में भी ला सकते हैं। यदि कोई संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन करना चाहते हो तो संशोधन को भारत के सभी राज्यों की विधायिकाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है। सभी राज्यों की नहीं है, आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, आधे राज्यों के, है ना, और वो भी कौन से? साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन देश के शासन के लिए मौलिक है? तो ये पहले भी आ चुका है ऐसे प्रश्न इस तरह के। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, देखो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कानूनी रूप से जो प्रवर्तनीय नहीं होते, लेकिन इनका कितना महत्व है, कितनी बार ये पूछे जा चुके। 7वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी, संसद के प्रति नहीं होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना, लोकसभा, क्योंकि ये लोकप्रिय सदन होता है। केंद्रीय मंत्री भारत में राष्ट्रपति की इच्छा तक बने रहते हैं, है ना, ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री विधान के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को इस संबंध में अवगत कराया जाता है। तो किसका स्टेटमेंट केवल 2 और 3 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संसदीय सरकार के संस्थागत रूप में निहित है? संसदीय सरकार के संस्थागत रूप से निहित है। कौन सा? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है, पहले बता चुका हूँ मैं इसी वीडियो में। मंत्री तब तक बने रह सकते हैं जब तक उन्हें संसद में विश्वास प्राप्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है ना। मंत्रिमंडल का नेतृत्व राज्य का प्रमुख करता है, राज्य का प्रमुख नहीं करता है ना, ये सरकार का प्रमुख करता है जो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आपको स्पष्ट पता होना चाहिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है और संसदीय शासन प्रणाली क्या है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। गलत, ऐसा नहीं है, किया जा सकता है। आनंदीबेन पटेल रह चुकी है, बहुत सारे लोग रह चुके। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, ये बिल्कुल गलत है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। थर्ड, भारत के संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राज्यपाल को हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है ना। और चौथा भी गलत है ना। क्या विधायी ढांचे के, चौथा क्या है बता देता हूँ, विधायी ढांचे वाले केंद्र शासित प्रदेश के मामले में मुख्यमंत्री की नियुक्ति बहुमत के आधार पर उपराज्यपाल द्वारा की जाती है, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के अटॉर्नी जनरल क्या क्या कर सकते हैं? लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल सही। लोकसभा की एक समिति के सदस्य बन सकते हैं, बिल्कुल सही। लोकसभा में बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। लोकसभा में वोट नहीं कर सकते, है ना, वोट नहीं कर सकते, ये बात विशेष ध्यान रखनी है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा पर संसदीय समिति जो पीएससी होती है, लोकसभा में 25 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। जो पीएससी में होते हैं 22 सदस्य होते हैं, ठीक, और लोकसभा के 15 होते हैं, राज्यसभा के 7 होते हैं। सरकार के विनियोग और वित्त की जांच करती है, बिल्कुल सही है, और केक की रिपोर्ट की जांच करती है, ठीक। ये आंसर हो जाएगा इसका बी, है ना। केक और लोक लेखा समिति एक दूसरे मतलब वो जुड़वा बहनें कहलाती है, सॉरी जुड़वा बहनें नहीं, इसका मतलब मित्र और मार्गदर्शक कहलाती है। सॉरी, जुड़वा बहनें तो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद संपूर्ण भारत या किसी भाग के लिए कोई भी कानून बना सकती है किसी भी राज्य की सहमति के बिना। अगर अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करना है तो इसमें राज्यों की सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यदि धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा पर्याप्त संशोधन किया जाता है तो क्या होगा? लोकसभा अभी भी राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए विधेयक पर आगे बढ़ सकती है। मतलब ये इसका आंसर सही होगा ए। ये कह सकते हैं कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कोई भी शक्ति नहीं है, वो सिफारिश करती है तो लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे तो स्वीकार करे या नहीं करे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सभापति उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। देखो, उपसभापति होते, सभापति नहीं होते। सभापति कौन कहलाते हैं? उपराष्ट्रपति होते, उस सदन के सदस्य नहीं होते। तो इसका ये स्टेटमेंट गलत कहलाएगा। जबकि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं है, उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। जो नामांकित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो केवल 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है। ये प्रश्न अप्रासंगिक है क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद का अस्तित्व नहीं बचा है जब से नीति आयोग है। इसका आंसर बी कहलाएगा, पुराना प्रश्न है इसलिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। भारत के संविधान में आर्थिक सामाजिक राज्यों को समर्थित सूची में रखा गया है, ये बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के प्रावधान में आर्थिक विकास और सामाजिक योजना पंचायतों को सौंपा गया है, ये ना 73वें संविधान संशोधन के तहत देखा गया है। ये पहला स्टेटमेंट इसका गलत है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये पुराने प्रश्न है इसलिए योजना आयोग आ रहा है बार बार इसमें। अब इसकी जगह नीति आयोग आ चुका है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर लेता हूँ।
है ना। 17 क्वेश्चन को देखते हैं। सरकार ने 1996 में अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया और इसका क्या उद्देश्य नहीं है ना, क्या उद्देश्य के रूप में नहीं, स्वशासन प्रदान करना, ये बिल्कुल सही था। पारंपरिक अधिकार प्रदान करना, ये बिल्कुल सही था। आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र घोषित करना बनाना, ये इसका उद्देश्य नहीं था। आदिवासी लोगों को शोषण से मुक्त करना, ये भी इसका उद्देश्य था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, आदिवासी क्षेत्र में स्वायत्त क्षेत्र बनाना। देखो पेशा एक्ट को कब आया था? 1996 में आया था, दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों पर आया था। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने भी पेशा एक्ट लागू करने का निर्णय लिया है 2023 में। निम्नलिखित में से किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है? किसका नहीं मिलता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का नहीं मिलता है, योजना आयोग का नहीं मिलता है, आंचलिक परिषद का नहीं मिलता है। तो तीनों का ही नहीं मिलता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पॉलिटी के इसके पहले वाले वीडियोस में भी मैं 2022, 21 और 20 के डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। और इस वीडियो में मैंने 2013 से लेके 2019 तक के डिस्कस कर लिए, है ना। अब 2023 के मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी आंसर की नहीं आई है, लेकिन जो मैंने आंसर निकाले उसके हिसाब से मैं डिस्कस कर देता हूँ 2023 के। संक्षेप में कानून की उचित प्रक्रिया का क्या अर्थ है? कानून की उचित प्रक्रिया होती है कानून का उचित अनुप्रयोग, है ना, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, है ना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया है? जो लिया है अमेरिकी संविधान से लिया है, ठीक है, अमेरिकी संविधान से लिया है। एक मेनका गांधी केस हुआ था, 1978 में, है ना। इसके संबंध में कानून की उचित प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर आप कभी मेनका गांधी केस सर्च करेंगे इंटरनेट पर तो पूरी डिटेल आ जाएगी। वो विदेश जाना चाहती थी, लेकिन उनके पासपोर्ट को सीज कर लिया गया था, है ना। तो फिर वो न्यायालय की शरण में गई थी और फिर कानून की उचित प्रक्रिया वाली व्याख्या उभर कर सामने आई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कानून का उचित अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या है? भारत में जेलों का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा जेलों के दैनिक प्रशासन के लिए अपने स्वयं के नियम विनियम के साथ किया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, भारत में जेलों को जेल अधिनियम 1984 द्वारा शासित किया जाता है, जो स्पष्ट रूप से जेलों के विषय को प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रखता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इनमें पहला स्टेटमेंट दोनों कथन सही है, और जो कथन सेकेंड है, कथन फर्स्ट का स्पष्टीकरण भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं 3rd, निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी देश के संविधान के मुख्य उद्देश्यों को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है ना। संविधान के बारे में पूछा है, ये पहले भी डिस्कस कर चुका है। ये सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है। संविधान में क्या होता है? संविधान में सेट ऑफ रूल्स होते हैं, है ना, क्या किस तरह से कार्य करेगा। तो ये सी होगा इसका, सीमित भी करता है और परिभाषित भी करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चौथा देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन को व्यापक रूप से मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्याओं को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया है? ठीक है, अभी इसके आंसर की नहीं आई है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर पहला होना चाहिए, पहला संवैधानिक संशोधन। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर 42वां संविधान संशोधन भी दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें देखो एक तो भूमि अधिग्रहण संबंधी इसमें विशेष बातें कही गई थी, है ना। और 9वीं अनुसूची का निर्माण हुआ था जो मौलिक अधिकारों से संबंधित थी, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार से संबंधित थी ना ये बात, इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए। ए इसका आंसर है, पहला संविधान संशोधन। भारत में निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार कीजिए। प्रश्न क्या पूछा है? उपरोक्त संवैधानिक निकायों में से कितने संवैधानिक निकाय, ये बताना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये है आर्टिकल 338 बी के तहत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है, राष्ट्रीय विधि आयोग नहीं है, राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग नहीं है। तो केवल इसका ए आंसर हो जाएगा। छठा देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो निर्णय की तारीख से पहले राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के पालन में उनके द्वारा किए गए कार्य अमान्य हो जाते। ऐसा नहीं है, अगर उनके चुनाव को शून्य भी घोषित कर दिया गया है, लेकिन अगर उन्होंने निर्णय ले चुके हैं उसके बाद शून्य किया, तो जो निर्णय वो पहले ले चुके हैं उनको मान नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं भंग हो चुकी हो, चुनाव होना बाकी। ऐसा नहीं है, ठीक है, भले ही भंग हो या नहीं हो, चुनाव होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। 3rd क्या है? जब कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो संविधान समय सीमा निर्धारित करता है जिसके भीतर उन्हें अपनी सहमति की घोषणा करनी पड़ती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत नहीं है। यहाँ मैंने आपको जब मैंने पढ़ाया था मेरे नोट से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यथाशीघ्र,
सॉरी यथाशीघ्र है ना, यथाशीघ्र का मतलब क्या, 1 मिनट में भी कर दे या 1 करोड़ साल भी लगा दे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो वो विधेयक में संशोधन या अस्वीकार कर सकती है। ये बिल्कुल सही है। वित्त विधेयक राज्यसभा के पास चला जाता है तो फिर वो साधारण विधेयक की तरह कार्य करता है। वित्त विधेयक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा को भेजती है तो विधेयक में संशोधन या अस्वीकार नहीं कर सकती, केवल सिफारिश कर सकती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब मैंने धन विधेयक पढ़ाया था तो इसके बारे में बताया था। लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति की स्थिति में धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती, लेकिन वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक हो जाती है। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, आवश्यक नहीं हो जाती। तो इसका केवल 2 स्टेटमेंट सही है इसमें, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 हम देखते हैं। भारत में अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्रों में अधिसूचना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होगी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अनुसूचित क्षेत्र बनाने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला है और सबसे निचली इकाई ब्लॉक के रूप में गांवों का समूह। ये स्टेटमेंट भी सही है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। गलत है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को नहीं करना होता है। तो केवल 2 इसके स्टेटमेंट सही होंगे, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 9 देखते। भारत के सर्वोच्च न्यायालय कथन, पहला कथन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय में माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत बनाई गई आरक्षण नीति प्रशासन की दक्षता बनाने के लिए आर्टिकल 335 द्वारा सीमित होगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब मैंने आपको आरक्षण पढ़ाया था आर्टिकल 16 के तहत, तो इसमें 335 का जिक्र किया था, वहाँ जाकर देखेंगे तो ये पूरा स्टेटमेंट आपको सही नज़र आएगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता शब्द को परिभाषित करता है। तो भारत के संविधान में 335 की दक्षता का वर्णन नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होमगार्ड को केंद्र सरकार के होमगार्ड अधिनियम और नियमों के तहत समुत्यापित किया गया है। गलत है ना, केंद्र सरकार के होमगार्ड अधिनियम के तहत नहीं रखा गया है। होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव में पुलिस के सहायक बलों के रूप में कार्य करना है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ को रोकने के लिए कुछ राज्यों में बॉर्डर विंग होमगार्ड बटालियनों का गठन किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्रवाई और जिन अधिनियम के तहत ये लाया गया है। अनाधिकृत रूप से पुलिस या सैन्य वर्दी पहनना सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत आता है ना। किसी पुलिस अधिकारी या सैन्य अधिकारी उनके कर्तव्यों के संलग्न होने, अन्यथा हस्तक्षेप करने, जानबूझकर गुमराह करना, ये भी भारतीय गोपनीयता अधिनियम के तहत आता है। और जश्न में की गई गोलीबारी जिसमें दूसरों की निजी सुरक्षा को खतरा हो, ये शस्त्र अधिनियम 2019 के तहत आता है। तो इसमें कितने जोड़े सही है, इसमें एक तो ये जोड़ा सही है और एक ये जोड़ा सही है। तो इसमें केवल 2 जोड़े सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। अब हम देखते हैं भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मानकों के आकार 600 मिलीमीटर क्रॉस 400 मिलीमीटर है। तो ये वाला मानक नहीं है उसमें, ठीक है। आप अगर मानक देखेंगे तो 600 क्रॉस 400 नहीं है। कथन क्या है, कथन देखिए, झंडे की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक कथन गलत होगा, दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। संविधान दिवस के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की पूरी प्रोसेस के तहत। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, 26 नवंबर 1950 को भारत के संविधान ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति की स्थापना की। अम्बेडकर ने भारत के संविधान को तैयार किया। गलत स्टेटमेंट है, मसौदा समिति की स्थापना नहीं हुई थी। इस दिन क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान निर्माण हुआ था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाना केंद्र सरकार का कर्तव्य। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत का संविधान राज्यों को निवारक रियासत में रखे व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रदान करने की छूट देता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष आरोपी का कबूलनामा सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया सकता है। देखो, आतंकवाद निरोधक अधिनियम जो आया था, है ना, उसके तहत अगर वो कोई आरोप पुलिस के समक्ष कोई कबूलनामा करता है तो उसे प्रस्तुत किया जा सकता है सबूत के रूप में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत कहलाएगा। तो केवल 2 स्टेटमेंट इसके सही होंगे ऊपर वाले। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, संसद के किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभा के लिए नामांकित सदस्य भी निर्वाचन मंडल में शामिल हो सकते हैं। देखो, नामांकित सदस्य नहीं होते। जब मैंने राष्ट्रपति के बारे में आपको बताया था तो उसमें नामांकित सदस्य भाग नहीं लेते, जबकि उपराष्ट्रपति के बारे में ये सदस्य भाग लेते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड, निर्वाचित विधानसभा सीटों की संख्या जितनी अधिक होगी उस राज्य में प्रत्येक विधायक का वोट मूल्य उतना ही अधिक होगा। उतना ही अधिक नहीं होगा, उतना ही कम होगा, क्योंकि निर्वाचित विधानसभा कुल जनसंख्या डिवाइड बाय निर्वाचित विधानसभा सीटों की संख्या होती है। तो ये अगर बढ़ जाएगी तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड क्या है, मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधायक का वोट मूल्य केरल से अधिक है। ये स्टेटमेंट गलत है ना, ऐसा नहीं है, केरल से अधिक नहीं है, केरल से कम है। चौथा क्या, पुडुचेरी के प्रत्येक विधायक के वोट मूल्य अरुणाचल प्रदेश से अधिक है, क्योंकि पुडुचेरी में कुल जनसंख्या और कुल निर्वाचित सीटों का अनुपात अरुणाचल प्रदेश से अधिक है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जब आप नेट पर सर्च करेंगे विधायकों के वोट मूल्य राज्यवार तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसका आंसर ए हो जाएगा। 9वां देखते हैं। 19वां, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनसांख्यिकी प्रदर्शन, वन और पारिस्थितिकी शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर और राजकोषीय प्रयास। छत्तीसगढ़ हस्तांतरण के लिए 15वें वित्त आयोग में जनसंख्या क्षेत्र और आय दूरी के अलावा उपरोक्त में से कितने मापदंडों का प्रयोग किया गया है? तो केवल 3 मापदंडों का प्रयोग किया गया। कौन कौन से? जनसांख्यिकी प्रदर्शन, वन पारिस्थितिकी और कर और राजकोषीय प्रयास। इन 5 में जो लिखा है ना, इनमें से 3 वाले प्रयोग किए गए, ये वाले। तो इसका हो जाएगा केवल 3। अन्य देखना हो तो आप 15वें वित्त आयोग के बारे में नेट पर सर्च कर सकते हैं। ठीक, तो ये मैंने पूरे पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए 2022 के पहले, इसके पहले डिस्कस किए थे। 23 के इसलिए लास्ट में किए क्योंकि इसके आधिकारिक आंसर की नहीं आई है ना, तो मैंने आंसर की से नहीं देखे, ये मैंने खुद से ही नेट से पढ़ के बनाए हैं। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत